नमस्कार स्टूडेंट्स। इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम पंजाब में आपका स्वागत है। आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 10 और 11 के चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें कि स्टेट्स इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज और स्टेट एंड सिविल सोसाइटी रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बात की कि विकसित और विकासशील देश में राज्य, यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ हम टर्म्स को पढ़ेंगे। एक तो विकसित और विकासशील देश क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे उसके अंदर राज्य की भूमिका क्या रहती है। राज्य एक अलग कॉन्सेप्ट है। विकसित और विकासशील देश जो होता है ना, ये आफ्टर कॉलोनियल रूल यानी कि उपनिवेशवाद के बाद और विश्व युद्ध के बाद जो हमारे बीच में आर्थिक जंग शुरू हो गई थी ना आगे निकलने की, उसमें ये कॉन्सेप्ट निकल कर आए थे कि विकसित और विकासशील देश क्या होते हैं। ठीक है, आज हम उनको इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपकी यहाँ प्रस्तावना से शुरू करते हैं कि जब हम विश्व के मानचित्र को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनकी लगभग पूरी सतत पृथक भागों में वो विभाजित है, जहाँ प्रत्येक भाग एक सुव्यवस्थित तरीके से परिभाषित किया गया है, जिसका प्रतिनिधित्व है, जिसे राज्य के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हम अधिकांश किसी राज्य के नागरिक हैं, उसकी सीमा के अंदर रहते हैं। राज्य हमारे दैनिक जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है, निश्चित भी करता है, जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, और समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और बचाव के लिए राज्य सेवाओं की व्यापक श्रेणी उपलब्ध कराता है। एक हमारे बेहतर जीवन के लिए वो सार्वजनिक पदार्थ उपलब्ध कराता है, जिसे हम पब्लिक गुड्स कहते हैं। दूसरी ओर राज्य की सत्ता हमें कुछ चीज़ें करने से भी रोकती है, जिसे हम राज्य के कानूनों को पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। जो अपनी अवज्ञा करते हैं, राज्य उन्हें दंड देता है ताकि वो दोबारा ना करें, और हिंसा के ऊपर एकमात्र वैध नियंत्रण प्रयोग करता है। इस पर विचार किए बिना जिस समाज में हम रहते हैं, वह उदारवादी, पूंजीवादी, समाजवादी या कोई अन्य है, राज्य अब वह प्रधान राजनीतिक संस्था है जो अन्य सभी संस्थाओं से ऊपर खड़ा है, और इसका राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक और समकालीन समाज के साथ लगभग सभी पहलुओं पर प्रभाव है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि राज्य एक ऐसा भूभाग होता है जिसका ऐसा सिस्टम सा बना होता है। मान लीजिए हम भारत में रहते हैं, तो हम भारत का ये हिस्सा है। ठीक है, आप चाहे यहाँ रहो, आप चाहे यहाँ रहो, आप चाहे यहाँ रहो, लेकिन आप इसके ज्यूरिडिक्शन के अंदर आते हो। और राज्य एक वो संस्था होती है जो आपको आपके जीवन के डेवलपमेंट के लिए, आपके जीवन के विकास के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है, लेकिन आपसे आशा भी करती है कि आप इनका सही प्रयोग करेंगे। और अगर आप सही प्रयोग नहीं करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि फिर आपको दंड दिया जा सकता है। ठीक है, तो स्टेट जो होती है, स्टेट का काम क्या होता है, डेवलपमेंट करना। अपने एरिया में जो उसका एरिया है उसके अंदर डेवलप करती है। जो ये इसका एरिया है, देखो, ये इसको डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, इसके लिए वो रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है और उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अगर आज आपको एजुकेशन की ज़रूरत है तो आपको एजुकेशन के लिए अच्छे कॉलेजेस खोल के दिए जा रहे हैं। अगर आज आपको खाने के लिए ज़रूरत है तो बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन चल रही हैं जहाँ पर खाना प्रोवाइड होता है, ढाबे खुले हुए हैं, ठीक है, होटल्स खुले हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर कंपनीज भी हुई हैं जो फूड प्रोवाइड करवाती हैं। तो मतलब जो आपकी सुविधाएं हैं, जो आपकी मतलब दैनिक ज़रूरतें हैं, उनको पूर्ति करने के लिए भी जो संस्था आगे आती है, उसे हम राज्य कहते हैं। अब कौन सा राज्य किस पॉलिसी को मानता है, चाहे वो उदारवाद को मानता है या फिर वो पूंजीवाद को मानता है, समाजवाद को मानता है या किसी अन्य को मानता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब राज्य क्या है, ये राज्य की परिभाषा मैं आपको ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ कि वो एक ऐसा भूभाग होता है जो अपने भूभाग के अंदर रहने वाले लोगों की डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ें, कुछ कानून, कुछ नियम बनाता है, जिनका पालन करना वहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी होता है। और बदले में वो उनकी सुरक्षा, बचाव और उनके डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, उनको वो मुहैया कराता है। राज्य वो होता है, राज्य एक ग्रुप होता है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस में देखोगे तो राज्य की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, चाहे आप हॉब्स की देखोगे, अरस्तू की देखोगे, मैकियावेली भी देखोगे, तो उन सभी ने राज्य को अपने तरीके से अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। ठीक है, वो आपकी बुक में है, हम आगे पढ़ें। आगे हम बात करते हैं कि राज्य की परिभाषाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राज्य की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। अब जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर है, वो क्या कहते हैं कि सार्वजनिक आधिकारिक परिभाषाओं में से एक है, मतलब इसकी वैल्यूएबल मानी जाती है कि हाँ ये सही कह रहा है। इन्होंने क्या कहा है कि राज्य को इस प्रकार परिभाषित किया है कि एक केंद्रीय सरकार से युक्त एक अनिवार्य राजनीतिक संगठन जो एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत वैध रूप से बल के प्रयोग का एकाधिकार कायम रखता है। यहाँ मतलब क्या हुआ कि वो एक केंद्रीकृत सरकार होती है, जो कि केंद्र होता है हमारा,
अब अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बात है, हम सीधा किस पे पॉइंट आउट करते हैं? सरकार पे पॉइंट आउट करते हैं। तो वो केंद्रीकृत क्या है? वो एक सरकार युक्त अनिवार्य राजनीतिक संगठन है जो एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत, यानी कि इसके अंदर अंदर ही वो वैध रूप से बल के प्रयोग का एक अधिकार रखता है। मतलब वो पावर्स का प्रयोग करता है हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे विकास के लिए, जो चीज़ें हमें चाहिए हैं वो हमें प्रोवाइड करवाता है। आगे हम देखें तो JW गवर्नर द्वारा उपलब्ध कराई गई थी जो परिभाषा है, जिन्होंने राज्य को इस प्रकार परिभाषित किया है कि व्यक्तियों का एक समुदाय जो साधारण बड़ी संख्या में हो, जिसका एक निश्चित भूभाग पर स्थायी अधिकार हो, जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो, जिसकी एक संगठित सरकार हो, जिसकी आज्ञा का पालन करना अधिकांश जनता का स्वभाव। ये तो बिल्कुल ईजी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक प्रॉपर एरिया में अगर कोई शासन कर रहा है और उसके शासन को जनता मान रही है और वो शासन और वो जनता के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, तो उसे हम राज्य की उपाधि दे सकते हैं। ठीक है। अब राज्य और उससे संबंधित शब्द क्या होते हैं? जैसे कि राष्ट्र है, देश है, सरकार है, राष्ट्र राज्य है। हर एक स्टेट, हर एक राष्ट्र जो होता है ना, अगर विश्व में आप देखोगे तो वो अपने अपने नाम से जाना जाता है। कोई किसी टाइम को कोलोनिया कहा जाता था, तो किसी किसी टाइम उसको स्टेटस कहा जाता था, आज उसको स्टेट बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, बेसिक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब राज्य के उदारवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत क्या होते हैं? देखो, उदारवाद का मतलब होता है कि जो मूल रूप से आज़ादी, अधिकार, स्वतंत्रता, आधुनिकता, प्रगति, विकास आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है। उदारवाद का अंत के मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं, जो संपत्ति की बात करते हैं कि हम उसकी संपत्ति की रक्षा करेंगे, हम उसको अधिकार देंगे। ठीक है। हम उसको फ्री करेंगे, हम उसको डेवलपमेंट के लिए जो उसको चाहिए, अगर वो फॉरेन में पढ़ना चाहता है तो फॉरेन में पढ़ने के लिए हम भेजेंगे, अगर वो अपनी इंडिया के अंदर रह कर वो अच्छी एजुकेशन चाहते हैं उसे अच्छी एजुकेशन देंगे ताकि वो आगे जाके एम्प्लॉयमेंट ले सके। हम मैन को जो हम वो मैन है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है। उदारवाद का मतलब ये होता है कि फ्री छोड़ो लेकिन बंदे को डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करवा दो, तो वो उदारवादी होते हैं। ठीक है। वहीं जब हम मार्क्सवाद की बात करते हैं तो मार्क्सवादी क्या होता है कि राज्य को व्यक्तियों के अधिकार या संपत्ति के रक्षक के रूप में वो नहीं देखे, बल्कि प्रबल वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन करने का एक उपकरण या यंत्र के रूप में देखते हैं। राज्य के उदारवादी दृष्टिकोण से भिन्न मार्क्सवादियों ने तर्क दिया कि राज्य पूरे समुदाय का समग्र रूप से न तो प्रतिनिधित्व कर सकता है और न ही उसका प्रतीक हो सकता है। वह केवल प्रबल वर्ग का प्रतीक हो सकता है। अंतर्राज्य का अस्तित्व समाज से नहीं बल्कि उनके लिए होता है जो प्रबल वर्ग, मतलब यहाँ पर एक वर्ग की बात की गई है जो पावरफुल होगा बस। वो ये नहीं कहते कि सारे लोग मिलकर रहेंगे, सारे लोग हैं तो वो राज्य है, नहीं। एक जो डोमिनेंट क्लास होगी ना, बस वो ही स्टेट है। एक वर्गीय राज्य है जिसका निर्माण उसके वर्गीय शत्रु का दमन करने के उद्देश्य से। मार्क्सवादी तो हमेशा से यही बात करते थे कि आप उड़ा दो। ठीक है। अगर आप हक नहीं दे पा रहे हैं तो लड़ो उसके लिए, एकजुट हो जाओ। आप लोग जो कर सकते हो वो करो। ठीक है। आपका हक नहीं जाना चाहिए। तो फिर राज्य में वो क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जो मार्क्सवादी होते हैं वो ये बोलते हैं कि राज्य जैसी संस्था को वो एक तंत्र के रूप में प्रयोग करते हैं, कि यंत्र है उनके लिए, राज्य के लिए। वो डेवलपमेंट परस्पेक्टिव से नहीं सोचते हैं इसको, मार्क्सवाद को और मार्क्सवादी राज्य को। वैसे भी मार्क्सवादी ने राज्य की अवहेलना ही की है। ठीक है। तो वो केवल ये बोलते हैं कि जो राज्य है वो सिर्फ एक यंत्र है, उसका प्रयोग करो अपने अगर आपकी वो बात नहीं मानता तो दमन करें नीतियों को अपनाओ। राज्य की आधुनिक संकल्पना। देखो, राज्य आज कैसा है, पहले कैसा था। मैं हमेशा आपको एक बोलता हूँ, जब भी कोई चीज़ आती है मार्केट में नई नई, तो वो जैसी पहली होती है आज वैसी नहीं होती। एक टाइम था जब एडिडास वगैरह या नाइकी के जो शूज़ आया करते थे, इंडिया में उनको कोई पूछता नहीं था, और आज वो इतना पूछे जाते हैं कि बाकियों को कोई पूछता नहीं है। आज तो अगर आप देखो तो राडो की वॉच हाथ में होती है। एप्पल जैसी कंपनी जब स्टार्टिंग में आई थी तो छोटे छोटे फोन से चलाती थी वो, तो उसको कोई पूछता नहीं था। लेकिन आज हर तीसरे की जुबान में, हर किसी के घर में एक आईफोन तो मिल जाएगा, एक रिस्ट वॉच मिल जाती है, डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच जिसे आजकल बोल रहे हैं। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं कि राज्य का क्या था, कि प्राचीन काल से ही यूनानियों ने इन्हें पोलिस के नाम से पुकारा। ठीक है। रोमन लोगों ने स्विटास का रेस कहा, पुब्लिका कहा, या रेस पॉपुलियस जैसे शब्दों का प्रयोग किया। अब ट्यूनिस ने स्टेटस शब्द को अपनाया, जिससे संभवतः आधुनिक शब्द स्टेट बना, उसके उत्पन्न हो गया। ठीक है। इसके बावजूद राज्य की अवधारणा जैसे कि वह मौजूद है, उसे उसके परिवर्तमान रूप में कैसे समझा जाता है, अपेक्षाकृत आधुनिक है। इस अवधारणा के संकेत 16वीं सदी के इटालियन चिंतक जो निकोलिन मैकियावेली थे के लेखों में मिलती है।
उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में, जो 1513 में उन्होंने लिखी थी मैकियावेली ने, उन्होंने लिखा कि वह शक्ति जिसका मनुष्य पर अधिकार होता है के रूप में राज्य को परिभाषित करता है। हमारे ऊपर कंट्रोल किसका है? हम वैसे तो कहते हैं कि हम फ्री है, लेकिन आपको ये पता है ना कि सरकार आप पे कंट्रोल करती है। अगर आप लॉकडाउन लगा हुआ है, आप बाहर जाओगे तो आपको जेल में डाल सकती है, फिर आपकी स्वतंत्रता कहाँ चली गई? हम कहते हैं हम तो स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर जो ये मैकियावेली ने बताया है ना कि वह शक्ति जिसका मनुष्य पर प्राधिकार होता है, मतलब जो मनुष्य को कंट्रोल कर रही है, उसे हम राज्य कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं विकासात्मक राज्य के बारे में सिद्धांत। देखो, विकासात्मक राज्य का मतलब क्या होता है? जो राज्य, जो स्टेट अपने लोगों के विकास के लिए कार्य करता है, जो विकास आत्मक कॉन्सेप्ट है ना, उसका मतलब होता है अपने लोगों को वो बेसिक सहूलतें प्रोवाइड करना जिससे वो आने वाले जनरेशन प्लस जो आज के टाइम की नीडेड होती चीज़ों के साथ चल के अपना विकास कर सके। आज के टाइम में नीडेड क्या है? एक तो हमें एजुकेशन चाहिए, दूसरी हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तीसरा हम वेल एजुकेशन सॉरी वेल सेटल्ड चाहिए। ठीक है, जिससे हम खाना खा सके, सोसाइटी में हम रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें किसका काम है? ये सरकार का काम है। अब सरकार कैसे प्रोवाइड करवाती है? पहले तो आपको एजुकेशन लेनी पड़ती है, फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठना पड़ता है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठने के बाद फिर आपको जॉब मिलती है जिससे कि आप अपने स्टेटस को बनाते हैं। तो विकासात्मक राज्य का सिद्धांत ये कहता है कि आप ऐसी परिस्थितियां दें, आप ऐसी संस्थाओं को उत्पन्न करें जिससे लोग अपने डेवलपमेंट कर सके, और वो राज्य के अंदर ही हो सकती है। अब ये क्या होता है कि ये उदारवादियों में अलग है, गैर पश्चिमवादियों में अलग है। इन्हें आप चीज़ों को डिस्कस करेंगे इनके अंदर पढ़ के। सामाजिक आधार अलग है। ठीक है, विकास के विचार की संकल्पना क्या थी? देखो, विकास शब्द तो आप लोग को पता ही है कि सिर्फ आर्थिक रूप से ही हम समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि विकास शब्द जो सबसे पहले संचरण में आया तो वो था 1960s और 70s के दशक में। ये प्रधान था मेरे, क्योंकि उस समय औद्योगिकरण और पश्चिम का अनुसरण करना लोगों ने शुरू कर दिया था। हम कहते हैं ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है कि उस समय इंडस्ट्रीज फिर वर्ल्ड में भी लगनी शुरू हो गई। जैसे कि एक बंदे ने एक कारखाना लगा के उसमें 10 लोगों को काम दे दिया, और 10 लोगों ने 20 लोगों के बराबर काम करके वहाँ उस बंदे की इनकम को हाई कर दिया। ठीक है, तो वहीं से विकास नाम का एक शब्द जो ये था ना, ये शुरू हो गया था, और वहीं से पूरे विश्व में ये सब चीज़ें फैलने लगी। तो विकासवादी विचार की संकल्पना की शुरुआत वहाँ से होती है, जिसका मेन मतलब ही सिर्फ आर्थिक रूप से समझा जाता है कि हमें अगर आर्थिक रूप से अपने को विकास करना है तो दैट देखो विकास फिर वर्ड आ गया। तो ये चीज़ें आप जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब विकसित और विकासशील देश क्या होते हैं? देखो, विश्व को ना हम अगर डेवलपमेंट के बिहार से देखें, मैंने अभी देखो फिर से विकास शब्द की बात की। विकास किसके हिसाब से मापा जाता है? हम उसकी इकोनॉमी के हिसाब से मापते हैं, और इकोनॉमी को मापने के लिए हम जीडीपी को समझते हैं। जीडीपी के हिसाब से, जीडीपी का मतलब क्या होता है कि वहाँ के लोगों की व्यक्तिगत आय कितनी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोग्रेस, टोटल कितना डेवलप कर पा रहा है वो स्टेट। अब उसके लिए हम बहुत सारे मापदंडों को लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या है, औद्योगिक स्तर क्या है, बेसिक इनकम इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों का जीवन कैसा है। अगर यहाँ पे हम झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं तो हम अपने आप को कैसे डेवलप कह सकते हैं? ठीक है, बेसिक नीड तो ये है ना कि हर किसी के पास अपना घर होना चाहिए, तभी तो देश में प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना जैसे चल रही है। तो ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम विश्व में अपने आप को ये बता सकें कि हम विकासशील देश हैं। हम विकसित अभी नहीं है, भारत अभी भी विकसित नहीं है, वो विकासशील है, क्योंकि अभी भी उसे बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर की जरूरत है। बुनियादी ढांचा भारत में भी कमजोर है। ठीक है, अभी बहुत सारे हम विकट आर्थिक संकटों से निकलते हैं, निरक्षरता की समस्या है, शिक्षा बहुत कम है, जल स्वास्थ्य की कमी है, सामाजिक तनाव बहुत रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारी जो धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, सांस्कृतिक लोग यहाँ रहते हैं, तो उनके बीच में टकराव चलता रहता है। तो तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। डेवलपमेंट के लिए आप सभी को एक जैसा होना जरूरी होता है, या तो एक समझ हो जाए या एक संतुलन बन जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे। अब आते हैं विकसित देश। देखो, उन्नत विकसित देशों में निसंदेह राज्यों के भिन्न इतिहास, संस्कृति, परंपराएं या संस्थागत ढांचे होते हैं। यद्यपि विकसित देशों में राज्य को विकासशील देशों में राज्य से अलग करने वाला तत्व सुनिश्चित नहीं है, और उनमें से कई उत्तर औपनिवेशिक विकासशील समाजों से मिलती जुलती चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। फिर भी ऐसी दो मूलभूत विशेषताएं हैं जो दोनों के बीच सामान्य होती है। प्रथम, ये तो अत्यधिक औद्योगिकृत है, और द्वितीय देश की आर्थिक गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा है। निजी स्वामित्व होता है, नियंत्रण के अधीन रहता है। देखो, मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ, विकसित देश वो होता है जिसके पास इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है अपने पास, जो मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी अपनी इकोनॉमी को संभाल लेता है, जैसे कि यूएसए। ठीक है, उसका डॉलर पूरे वर्ल्ड में चलता है।
इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो भी डॉलर से होगा। रुपीज से कभी सोचा है? क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी हम विकसित देश, सॉरी विकासशील देश है, विकसित नहीं है, वो विकसित हो चुके हैं बहुत टाइम से। डॉलर ही जो सबसे बड़ा एक करेंसी के रूप में वर्ल्ड में चलता है, और वो विकसित देश है क्योंकि उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो चाहिए है, ठीक है। उनके पास अच्छी अच्छी एमएनसीज है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम उनके पास बहुत पुराना और अच्छा है, इस वजह से वो विकसित देशों की कैटेगरी में आते हैं। उनके पास वो टेक्नोलॉजी है जो उनके देश के लोगों को आने वाले 100 साल तक अच्छा रख सकती है, उनकी बेटर लाइफ है वहाँ के लोगों की। आप देखते हैं वहाँ पर, अब देखो BMW जैसी जो गाड़ियाँ हैं, मर्सिडीज जैसी गाड़ी कहाँ फॉरेन से तो आती है, इंडिया से थोड़ी ना बन रही। इंडिया का ब्रांड टाटा है, टाटा की कंपनीज, टाटा की गाड़ियाँ भी बाहर जाती हैं, लेकिन जो एक विकसित देश है, यानी कि जैसे कि अमेरिका US जैसे लोग हैं, देश हैं, जो USA है, USSR था, स्पेन है, रशिया है, ये सब विकसित देश है। इनके पास वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो इनको विकसित देश कहलाने के लायक बनाता है, जो इनके देश में इनके लोगों के जीवन यापन के लिए जो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है। LG कंपनी क्या फॉरेन की तो है, LG कंपनी में क्या है, हमारे जो बेसिक कम्युनिटीज़ की चीज़ें हैं, जो हाउसेज में ज़रूरत होती है जिससे हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो सके, वो हीरो होंडा कंपनी क्या है, हीरो बाहर की तो कंपनी है, ठीक है। तो ये क्या है, जिनके पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो विकसित देश होते हैं, और जो अभी बेसिक स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं वो विकासशील देश होते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको विकासशील देशों की परिभाषा भी बता दी है। राज्य की बदलती हुई प्रकृति, देखो 1980 के दशक से विश्व में विकसित और विकासशील देशों के राज्यों ने वैश्वीकरण की आंधी का सामना किया था, जिसके कारण उनकी शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज में भारी परिवर्तन आया। वैश्वीकरण स्तर पर आंतरिक उपभोग के लिए उत्पादक के स्थान पर व्यापार व्यापार नई विश्व अर्थव्यवस्था का संचालन पर बल दिया गया। देखो यहाँ कहने का मतलब ये है, ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, जब एक टेक्नोलॉजी एक जगह न रहकर पूरे विश्व में चली जाए। अब मान लो इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी बना ली, लेकिन वर्ल्ड में किसी ने नहीं बनाई, लेकिन अगर हम एटॉमिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट को दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं, तब वो वैश्वीकरण हो जाती है। मर्सिडीज कार अगर सिर्फ जर्मन में ही चलेंगी तो वो वैश्वीकरण नहीं होगा। जब वो जर्मन से निकलकर अमेरिका, रूस, फ्रांस, रशिया, चाइना, जापान सब में पहुंच गई तो वो वैश्वीकरण है, ठीक है। डिजिटल एजुकेशन अगर US में है तो वो वैश्वीकरण नहीं है, जब वो सारी जगह फैल जाएगी तब वो वैश्वीकरण। जब एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल एक जगह न होकर पूरे विश्व में हो जाता है तो वो ग्लोबलाइजेशन आ जाता है, विश्वीकरण आ जाता है। MNCs कंपनीज आप देख रहे हो आ रही है, IMF है, ये पूरे वर्ल्ड में मॉनेटरी से रिलेटेड फंड्स जो होती हैं वो देती है, डेवलपमेंट के लिए देती हैं। वर्ल्ड में जो मौद्रिक नीति चलती है ना, जैसे कि आदान प्रदान कैसे होगा, ट्रेड कैसे होगा, रूल्स रेगुलेशन क्या होगा, टैक्सेशन सिस्टम क्या होगा, ये सब को IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी चीज़ें डिसाइड करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वर्ल्ड में जो ट्रेड चलता है उसके ऊपर टैरिफ कितना लगाना है, कोई देश अगर गरीब है तो उसको पानी ज़्यादा देना है तो उसके ऊपर आप कितना टैरिफ लगाएंगे, कितना कस्टम्स लगाएंगे, ये ऐसी चीज़ें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही तय करता है, ठीक है। तो ये क्या है, वैश्वीकरण का ही तो नतीजा है, ठीक है। आप इसे देखेंगे, इसमें जो चीज़ें ये IMF से रिलेटेड बात की गई है, ठीक है, जो WTO है, और उसके बाद एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो एशिया के रीजनल को ये रीजनल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं, ताकि जो एशिया रीजन है ये थोड़ा वीक रीजन आ जाता है, यहाँ पर विकसित देश, विकासशील देश ज़्यादा है, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करें, क्योंकि देखो जो एशिया के लोग हैं ये खुद समझते हैं ना कि हमारा एरिया कैसा है। अब आपके घर में कितने कमरों की ज़रूरत है, ये आपकी जो जगह है ये आप डिसाइड कर सकते हैं, मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता ना। आपको आपके रूम में क्या क्या चीज़ें चाहिए है, टीवी चाहिए है, LCD चाहिए है, या आपको कंप्यूटर चाहिए है, या आपको यहाँ पर AC चाहिए क्या नहीं, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करती है, आप डिसाइड करते हैं। उसी तरह एशिया का डेवलपमेंट के लिए जो हमने एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया था वो इसीलिए बनाया था ताकि हम विकसित देशों की जो टेक्नोलॉजी को लेकर अपने एरिया की हिसाब से उसे इम्प्लीमेंट करें। आगे हम बात करते हैं राज्य नागरिक समाज। देखिए राज्य, पहले हमने विश्व विश्व विकसित और विकासशील देशों के बारे में पढ़ा, वो यहाँ आते हैं, राज्य यहाँ है। अब राज्य के नीचे एक और आता है, वो है नागरिक समाज, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल जो अपनी बेसिक कम्युनिटीज के लिए इकट्ठे होते हैं, डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट की बातें करते हैं, डेवलपमेंट के लिए कॉन्सेप्ट्स को बनाते हैं। नागरिक समाज वो ना समाज होता है, जैसे कि अगर आप बेसिक सोसाइटीज की बात करो, ठीक है, आजकल तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारे मोहल्ले होते हैं उनमें भी कुछ एसोसिएशंस बनी होती है, तो वो क्या, वो नागरिक समाज ही तो है। NGOs क्या है, नागरिक समाज तो ही है।
नागरिक समाज का मतलब क्या होता है कि अपने समाज के डेवलपमेंट के लिए जब हम छोटे छोटे एफर्ट्स लगाते हैं ना, छोटी छोटी काम करते हैं, तो वो नागरिक समाज कहलाता है। ठीक है, आगे चलिए हम इसकी बात करते हैं। देखिए, नागरिक समाज को हर बंदे ने अपने हिसाब से डेवलप और परिभाषित किया है। अगर मैं बताऊं नागरिक समाज एग्जैक्टली क्या होता है, तो बेसिक ज़रूरतें जो होती हैं इंसान की, मान लीजिए आपके 10 गलियों का एक मोहल्ला है, 10 गलियों के मोहल्ले में आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको पता होगी ना, मुझे तो नहीं पता होगी। मुझे तो नहीं पता ना बरनाला में, सुनाम में, चंडीगढ़ में लोगों की क्या ज़रूरत है। मुझे तो मेरे एरिया का पता है कि यहाँ जो हमारे 10 गलियों का एक मोहल्ला है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, सीवरेज सिस्टम होना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए हम क्या एक एसोसिएशन बना रहे हैं जो पूरा वफद जाकर कॉरपोरेशन में कमिश्नर को मिलता है, बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे काम कर दीजिए, हमारे वहाँ पे ज़रूरत है। तो कहते ठीक है। तो वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनके नागरिक समाज है। जब हम समाज में डेवलपमेंट के लिए कुछ करते हैं, जहाँ पर हमारे भी डेवलपमेंट होते हैं, समाज की भी डेवलपमेंट होती है, तो नागरिक समाज का हिस्सा बन जाता है। तो ये स्टेट का एक छोटा पार्ट आ जाता है। माइकल एडवर्ड्स ने नागरिक समाज, नागरिक संगठनों से निकट से जुड़े ब्रिटिश शोधार्थी कहते हैं कि नागरिक समाज शब्द का प्रयोग एक संज्ञा, एक विशेषण और एक समाज के संबंधी विचार विमर्श के लिए एक अखाड़ा या उन तीनों के मिश्रण के रूप में किया जाता है। या तो वो एक संज्ञा है या वो एक विशेषण है। जिन विभिन्न तरीकों से इस शब्द का प्रयोग किया जाता है उनकी जानकारी रखना समकालीन समय के विकास और लोकतंत्र में समाज में विभिन्न दृष्टिकोण। देखो, नागरिक समाज के बारे में अगर आप जितने लोगों से पूछोगे ना, हर कोई बता अपने अपने तरीके से ही बताएगा। ठीक है, अगर हम फ्रांसीसी नागरिक जिसने 1830 के दशक में जब अमेरिका में के आर पार यात्रा की, मतलब आर और पार चला गया था, तो उन्होंने बताया कि लोगों की स्वैच्छिक संघों के निर्माण की असाध्य प्रवृत्ति है यहाँ पर। तो अमेरिका में उभरते हुए लोकतंत्र से जो उसने जोड़ा, इसका मतलब क्या है कि कुछ स्वैच्छिक संघ बन जाते हैं। एनजीओ क्या है, नागरिक समाज ही तो है, वो नागरिकों के डेवलपमेंट के लिए तो काम करते हैं, समाज की डेवलपमेंट के लिए तो काम करते हैं। ठीक है, स्वैच्छिक संघों के बारे में मैं बताता हूँ कि स्वैच्छिक संघों और अन्य समूहों से जुड़ने से पहले नागरिक समाज शब्द का प्रयोग राजनीतिक सिद्धांत में अरस्तू से लेकर थॉमस हॉब्स ने भी किया था। ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया जिसका संबंध अच्छे जीवन, राजनीतिक समानता, शांति, सह अस्तित्व जैसे आदर्शों से था। इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए अनेक विभिन्न संस्थानों और आर पार की क्रिया की आवश्यकता थी, केवल स्वैच्छिक संघों या समूह द्वारा ही नहीं। टोटली जो बेसिक एक्टिविटीज़ हमारी समाज में होती हैं, जो समाज को डेवलप्ड करती है इंडिपेंडेंट तौर पर, मैंने आपको पहले ही बताया, एनजीओज होती हैं, मोहल्ला के एसोसिएशंस होती हैं, ये सब क्या है, ये स्वैच्छिक समाज तो है। ये स्वैच्छिक समाज कहते हैं नागरिक समाज ही होता है। ठीक है, नागरिक समाज और राज्य का विकासवादी परिप्रेक्ष्य। देखो, नागरिक समाज की शास्त्रीय अवधारणा की रचना मुख्य रूप से ईरानी दार्शनिकों द्वारा की थी। अरस्तू ने कोइनोनिया शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ है समक्ष व्यक्तियों का स्वतंत्र संघ, जिसका निर्माण मानव जीवन की बेहतरी के लिए किया गया था। अरस्तू ने पोलिस स्वतंत्र और समाज व्यक्तियों का एक संघ था जो मित्रता और कानून द्वारा सुरक्षित किया गया था। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हर बंदे ने समाज को अपने अपने तरीकों से बांटा, लेकिन समाज के अंदर ही नागरिक समाज की भी अवधारणा को जन्म दे दिया। कोइनोनिया में क्या था, जो बहुत सारे लोग हैं उनका एक संघ है जो अपनी लाइफ को बेटरमेंट करना चाहता है। लेकिन वही अरस्तू के बाद जो अरस्तू ने ही आगे बताया कि जो समाज होता है, समाज में नागरिक समाज क्या होता है कि जो अपने समाज की बेटरमेंट के लिए कानून वगैरह बना लेता है जिससे कि सभी लोग अच्छा ही काम करेंगे, तो वो भी नागरिक समाज है। ठीक है, तो हर बंदे ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। अब पारंपरिक आधुनिक काल में नागरिक समाज क्या था। देखो, नागरिक समाज के आधुनिक विचार का उच्चारण हमें थॉमस हॉब्स की रचनाओं में मिलते हैं। सिविटास या कॉमनवेल्थ शब्द का उसने प्रयोग किया था। ऐसा समाज जिसका निर्माण एक प्राकृतिक अवस्था में रहने, प्राकृतिक अवस्था की बात जब वो करते हैं वो क्या बोलते हैं, मारना चाहिए मार दो, जो करना कर लो। ठीक है, ऐसे जंगली जीवन में क्या आप पढ़ सकते हो, अगर घर में मान लो लड़ाई का माहौल हो तो क्या आप लोग पढ़ सकते हो, आप नहीं पढ़ सकते हो, मैं तो नहीं पढ़ सकता। ठीक है, आसपास शोर शराबा चल रहा हो, हम सो नहीं सकते, उसके लिए कुछ तो करेंगे ना, या तो या हम उसके जाके लड़कर आए। तो नागरिक समाज क्या है, ऐसा सिचुएशन थी, उसके लिए हमें हल तो निकालना था ना कि कैसे करें हम डेवलप, ताकि मैं भी शांति से रह सकूँ, ये भी शांति से रह के, मैं भी अच्छे से खा सकूँ, ये भी अच्छे से खा सके। तो उसके लिए हमने क्या किया, नागरिक समाज बना दिया कि चलो यार शांति से सुलझा लो काम, ठीक है, तुम भी शाणे बन जाओ, मैं भी शाणा बन जाता हूँ, नहीं तो दादागिरी तो चल नहीं रही है, अभी तो चलने दो। ठीक है, प्रारंभिक टाइम में तो ऐसा ही था। दूसरा था राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उदय और ज्ञानोदय की नागरिक समाज संबंधी अवधारणा।
जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हुआ ना, तब नागरिक समाज के जो कॉन्सेप्ट है ना, उसने एक अलग ही रूप ले लिया। उसमें क्या था कि 18वीं शताब्दी के अंत में राज्य और समाज के बीच एक और भेद उत्पन्न किया। समाज का अर्थ अब वह मूलभूत संयोजक नहीं रहा जिससे राज्य मनुष्य के बीच स्थापित करता है। नागरिक समाज परस्पर क्रिया और विनियमन का एक नेटवर्क के रूप में प्रकट हो गया। भाई तुम्हें अगर अब खाने के लिए कुछ चाहिए तो मुझे पैसे दो, जो चीज चाहिए ले लो। जब इकोनॉमी आ गई तब ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। पहले क्या था ना, भी हमारे पास 10 चीजें हैं, सभी बांट कर खाएंगे। अब हाँ जी, 20 रुपए का अगर चावल चाहिए तो 20 रुपए दे दो, चावल दे देता हूँ। खाना चाहिए, कुछ और चाहिए, ठीक है। तो ये है इसका मतलब कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था के उदय से नागरिक समाज में क्या चेंजेस आ गए। समाज के एक हिस्से और राज्य की प्राण वायु के रूप में नागरिक समाज कैसा है। देखो जैसा कि इसमें पहले वाले भाग में बताया जा चुका है कि एलेक्स द टॉकविल नागरिक समाज को समाज के एक पृथक हिस्से के रूप में देखा, जिसमें संघों का समावेश था। डेमोक्रेसी इन अमेरिका में इन्होंने नागरिक समाज राज्य संबंध का एक नया विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि नागरिक समाज को राज्य की तानाशाही के विरुद्ध सुरक्षा और व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। इसके अनुसार आधुनिक राज्य में एक निरंकुश प्रवृत्ति है। कहने का मतलब ये है कि देखो अगर आप जो जो नई नई कॉन्सेप्ट जोड़ते जाओगे ना, समाज के एक हिस्से के तौर पे राज्य की प्राण वायु है, या अगर आप अर्थव्यवस्था के बारे में बात करोगे तो उस हिसाब से ना नागरिक समाज का कॉन्सेप्ट बदलता जाता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि वो सिर्फ इतना मतलब था कि 4 लोग आगे जुड़ के डेवलपमेंट का काम करें, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इकोनॉमिक आ गई, समाज में और चीज़ें जुड़ती गई, उसी हिसाब से नागरिक समाज की डेवलपमेंट भी होती गई और उस हिसाब से नागरिक समाज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अलग सा बन गया। ठीक है। अब सार्वजनिक क्षेत्र में नागरिक समाज कैसा है। देखो सार्वजनिक क्षेत्र में कैसा नागरिक समाज होगा, हर एक राइटर ने अपनी अलग बात बताई, हर एक थिंकर ने अपनी बात बताई है। डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पर हम व्यक्ति को समूह स्वतंत्रता देते हैं, विचार विमर्श करते हैं, समाज की समस्याओं की पहचान करते हैं, एकत्रित करते हैं। आओ बताओ कोई प्रॉब्लम है, बताओ हम उसको सॉल्व करेंगे। आज का टाइम सार्वजनिक क्षेत्र है ना, हम सार्वजनिक क्षेत्र में क्यों बात करते हैं, वहाँ पर पब्लिक की बात की जाती है, वहाँ पब्लिक डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो ये इसका एक उभरता हुआ रूप है। आप इसमें देखेंगे किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है इसमें। नागरिक समाज और उसकी आलोचना। देखो अगर अच्छी चीज़ है तो उसको कुछ चीज़ अच्छे भी कहेंगे, कुछ लोग उसको कोई माड़ा भी कहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से नागरिक समाज जो है उसकी आलोचनाएं भी की है। जॉर्ज डब्ल्यू फ्रेडरिक हेगल ने भी इसकी आलोचना की, कार्ल मार्क्स ने भी की, और जर्मदाशी हेगल है। मतलब हर किसी ने अपने अपने तरीके से समाज को मतलब किस तरीके किस नज़रिए से देखा है। अगर देखो सामने कोई एक लड़का और लड़की साथ में हाथ पकड़ के जा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ लोगों का क्या सोचना होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होंगे, लेकिन हो सकता है वो भाई बहन भी हो सकते हैं, हो सकता है लड़की अंधी हो, दैट इज वाई उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहे हो सकता है वो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। तो नजरिया होता है। उसी तरीके से नागरिक समाज की आलोचनाएं भी, अगर हम पहले फायदा पढ़ चुके हैं तो उसकी आलोचनाएं भी है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या ज्यादा समझाने वाली जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं विभिन्न संदर्भों में नागरिक समाज और राज्य कैसे कैसे अपनी जो सिचुएशन है या योजनाएं हैं, या हम बात करें कि नागरिक समाज को और किस किस कॉन्सेप्ट्स में हम समझ सकते हैं। तो पश्चिम यूरोप में नागरिक समाज कैसा था। देखो अपनी आरंभिक अवस्था में 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में पश्चिम यूरोप में नागरिक समाज का निर्धारण आर्थिक और विद्वतापूर्ण अभिजनों द्वारा किया जाता था। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास ज़्यादा धन है, वो नागरिक समाज है। उदाहरण के लिए मजदूर वर्ग, किसान और चर्च के सामाजिक आंदोलन जो न केवल समाज कल्याण से जुड़े थे बल्कि इन्होंने राजनीतिक और समाज से जुड़े दावों का भी उच्चारण किया। जो लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, पॉलिटिक्स में भी बात करते हैं, यहाँ पर दो चीजें आई है कि नागरिक समाज का निर्धारण आर्थिक और विद्वतापूर्ण अभिजनों द्वारा किया जाता था। विद्वतापूर्ण आर्थिक, ये आप समझते हैं। आगे हम पढ़ते चले, मैं और आपको क्लियर करता हूँ। देखिए किया गया, ठीक है, जिन्होंने नागरिक और मानव अधिकारों की राजनीतिक सहभागिता की मांग की। अपनी दूसरी पहली अवस्था में तो देखो ये बात होगी थी कि जो आर्थिक और विविधतापूर्ण जन है, यानी कि जो हाई क्लास लोग हैं, वो ही नागरिक समाज है। दूसरी अवस्था में कह दिया कि जो नागरिक समाज अपनी गतिविधियों के क्षेत्र और क्षमताओं का विस्तार किया उसने आगे, ठीक है। तो इसमें नए लोग जुड़ गए सेकंड स्टेज में, जो 19वीं और 20वीं सदी है।
मजदूर वर्ग आ गए, किसान आ गए, चर्च के सामाजिक आंदोलन के लोग आ गए, क्योंकि रिफॉर्म्स चल रहे थे उस टाइम। ठीक है, तो वो लोग भी इसमें जुड़ गए, तो फिर वो नया राजनीतिक नागरिक समाज बन गया। तीसरी अवस्था जो 1960 के दशक में शुरू हुई, तो नारी मुक्ति की बात आई, विद्यार्थी शांति सम्मेलन हुए, पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन शुरू हो गए, सामाजिक आंदोलन शुरू हो गए, वो फिर से एक नया नागरिक समाज बन गया। तो पश्चिम यूरोप में नागरिक समाज की जो डेवलपमेंट है वो एक अलग ही तरीके से हुई है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी उसमें आ रहा है, इसमें मजदूर किसान वर्ग भी आ रहे हैं, सामाजिक आंदोलन भी आ रहे हैं, धार्मिक आंदोलन भी आ रहे हैं, इसमें भी शांति और पर्यावरण से जुड़े भी मतलब आ रहे हैं। मतलब टाइम टू टाइम जो जो चेंजेस आते गए उसी हिसाब से नागरिक समाज बढ़ता गया। नागरिक समाज का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता चार लोग इकट्ठे होकर नागरिक समाज बन गया। किस टॉपिक पे है, अगर एक एनजीओ पर्यावरण से रिलेटेड है तो वो भी एक नागरिक समाज है। ठीक है, तो पश्चिमी तो एरिया में ऐसा था। अब संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम यूरोप में सामाजिक पूंजी पर वाद विवाद, ये अब नई बात निकाल कर बोलेंगे। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रारंभ में 1990 के दशक में प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के कार्य प्रदर्शन को लेकर एक मूल्यवान वाद विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें प्रतिनिधि सरकार और राजनीतिक संस्कृति और नागरिक समाज के साथ साथ उसके संबंध भी शामिल थे। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक रॉबर्ट पटनम ने सामाजिक पूंजी, सामाजिक नेटवर्क, एक समृद्ध संघीय जीवन और उससे जुड़े आदान प्रदान और विश्वसनीयता के मापदंडों को नागरिक समाज का सरभाग माना। सामाजिक पूंजी, सामाजिक नेटवर्क, एक समृद्ध संघीय जीवन, ये सीधा सीधा पूंजीवाद को बताता है। ठीक है, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। पूर्वी क्षेत्र में कैसा हुआ, एक त्रिविध परिवर्तन और चुनौतियां, तीन तरीकों से। त्रिविधि का मतलब होता है तीन क्षेत्रों से। अब देखो, पश्चिमी यूरोप के देश पिछली शताब्दी में अपने इतिहास के कुछ सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों से गुजरे, जिसकी व्याख्या तीन परतों में की जा सकती है। तानाशाही से लोकतंत्र की ओर राजनीतिक परिवर्तन हुआ, राज्य से बाजार अर्थव्यवस्था की ओर, और भूतपूर्व सोवियत संघ के विघटन के कारण परिवर्तन। जब हम एकदम से तानाशाही से लोकतंत्र में आए, खुशी तो बहुत हुई होगी, बहुत सारे डेवलपमेंट करने हैं, ठीक है, सबका भला करना है। मैंने आपको बताया ना, त्रिविध की बात आई, यानी कि तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो तानाशाही से लोकतंत्र की तरफ गए तो नई नई चीजें देखी, नई नई चीजें उभरी, ठीक है, नागरिक समाज वो बन गया। ठीक है, फिर हम पहले तो राज्य थे, क्योंकि बंद इकोनॉमी थी सोवियत यूनियन की। ठीक है, फिर हमने खुली इकोनॉमी की, यानी कुछ नई नई चीजें भी आने लगी। हम जापान का ड्रैगन फ्रूट भी खाने लगे, पहले तो सिर्फ हम आम ही खाते थे, अब हम जापान का ड्रैगन फ्रूट खा रहे हैं। पहले तो सिर्फ हम धोती कुर्ता पहनते थे, अब तो हम नैरो पैंट्स भी पहन रहे हैं। ठीक है, तो नागरिक समाज उस हिसाब से सोच बदली, नागरिक समाज का कॉन्सेप्ट भी बदल। ठीक है, उत्तर औपनिवेशिक संदर्भ में देखो, उत्तर औपनिवेशवाद का मतलब क्या हुआ कि औपनिवेशवाद के बाद का टाइम क्या होता है। अगर मैं आपको बात करूं कि 1947 से पहले हम क्या थे, औपनिवेशिक थे। 1947 के बाद हम क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, तो वो उत्तर औपनिवेशिकवाद काल हो गया। ठीक है, अब उसमें हमने कैसे डेवलपमेंट की, या आप जान सकते हो कि हमें कितना कुछ फेसेस करना पड़ा। हमने स्टेट रीऑर्गेनाइज करवाया, स्टेट रीऑर्गेनाइज करवाने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ों को करा, हमने संविधान बनाया, हमने मौलिक अधिकार दिए ताकि लोगों की डेवलपमेंट हो सके। तो वैसी चीज़ों को इसमें बताया गया है, तो आप भी थोड़ा सा इसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपका जो टॉपिक है उसको कवर करता हूँ। ठीक है, आपके जो दो टॉपिक कवर हो चुके हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होप सो आपको ये समझ में आया। जय हिंद।